हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। बंगाल में पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के पास राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण चला गया था। और लेकिन अंग्रेज़ों के सामने यह समस्या थी कि वह किस प्रकार से बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को करें। वे नहीं चाहते थे कि सीधे तौर पर बंगाल के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। वे चाहते थे कि भारतीय एजेंसी के द्वारा ही शासन कार्य चलता रहे, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण कंपनी अपने हाथों में रखे। इसी समस्या का समाधान रॉबर्ट क्लाइव ने निकाला द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट के रूप में। इतिहास इसे जानता है। ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसके अंतर्गत दीवानी और फौजदारी प्रशासन भारतीय एजेंसियों के हाथों में थी, जबकि इसका पूरा नियंत्रण कंपनी के हाथों में था। तो कंपनी के पास प्रशासन करने की शक्ति थी, लेकिन वो प्रशासनिक कार्य से अपने आप को अलग किए हुए था, जबकि जिन भारतीय एजेंसी को प्रशासनिक कार्य का जिम्मा दिया गया था उनके पास उत्तरदायित्व तो था उसे करने का, लेकिन उस कार्य को करने की उनके पास शक्ति नहीं थी। तो जिस प्रकार का तंत्र जो विकसित किया गया, जो ईजाद किया गया, वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, और यही द्वैध शासन था या ड्यूअल गवर्नमेंट था। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। तो इसके ऊपर चर्चा आगे करने से पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि किस प्रकार से क्लाइव ने बंगाल में अपनी कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण को रखते हुए भारतीय एजेंसी के द्वारा प्रशासनिक कार्य का निष्पादन संभव किया। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जिसके अंतर्गत मुगल एम्परर शाह आलम जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कार्यों की जिम्मेदारी देता है, और इसके बदले उसे 26 लाख रुपए कंपनी की ओर से प्रतिवर्ष पेंशन के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही साथ वह यह भी स्वीकार करता है कि निजामत कार्यों के लिए वह अर्थात मुगल सम्राट बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए देगा। यहाँ इस बात को रेखांकित करना बहुत ही आवश्यक है कि इलाहाबाद की संधि जो मुगल सम्राट के साथ की गई थी अगस्त 1765 में, उसके पहले ही फरवरी 1765 में जब नवाब नजमुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठ रहा था, तो अंग्रेजों ने उसे गद्दी पर बैठने देना केवल एक शर्त पर स्वीकार किया था कि वह अर्थात बंगाल का नवाब अपनी जो निजामत कार्य है वह कंपनी को सौंप देगा। निजामत कार्य के अंतर्गत सैन्य सुरक्षा और विदेश नीति आती है, और इस प्रकार से दीवानी कार्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उसे मुगल सम्राट के द्वारा मिल गया था, और निजामत कार्य कंपनी ने बंगाल के नवाब से अपने हाथों ले लिया था। इस प्रकार से दीवानी और निजामत फंक्शन कंपनी के हाथ में आ गई थी, लेकिन कंपनी ने
इस कार्य न तो दीवानी फंक्शन और न ही निजामत फंक्शन, उसे प्रत्यक्ष रूप से उसका कार्यान्वयन किया। उसने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। मोहम्मद रजा खां को बंगाल के दीवान के साथ साथ, डिप्टी दीवान के साथ साथ वह डिप्टी नाजिम भी बनाया गया। इस तरह से पूरा प्रशासन, दीवानी और निजामत जो है भारतीय एजेंसी के द्वारा इन कार्यों का संपादन किया जाने लगा। लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास ही निहित थी। इस प्रकार से ड्यूअल गवर्नमेंट जो है भारत बंगाल में संभव हो पाया। अब हम लोग यह जानेंगे कि यह इसके पीछे क्या कारण थे या इसका क्या जस्टिफिकेशन था ड्यूअल गवर्नमेंट का भारत में इंट्रोड्यूस करना। पहला जो कारण जो समझ में आता है वह था कि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत में अगर कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपना ये प्रशासनिक नियंत्रण प्रत्यक्ष तौर पर अपने हाथों में ले लेती तो हो सकता था कि भारत के जितने भी राज्य हैं वह कंपनी के विरुद्ध एक हो जाते और इससे कंपनी को परेशानी हो सकती थी। दूसरा इसका कारण यह था कि ब्रिटिशर्स को यह भी भय था कि ऐसा ना हो कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां हैं वह एक हो जाएं अंग्रेजों के विरुद्ध और उनके लिए परेशानी का कारण बने। तीसरा जो कारण था वह था अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अगर वे लोग प्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अपनी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेंगे तो उनकी जो कूटनीतिक संबंध हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्वीडन से थी वह खराब हो सकती थी, वह उसमें कुछ परेशानी आ सकती थी इंग्लैंड को। चौथा जो कारण था वह यह था कि कंपनी के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय उस प्रशिक्षित लोग नहीं थे कंपनी के पास जो कि बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। और पांचवा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इस बात के खिलाफ थे कि बंगाल में प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ली। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने का ही था। और अंत में यह भी भय सता रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यदि प्रत्यक्ष रूप से वह शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है बंगाल में तो ब्रिटिश संसद हो सकता है हस्तक्षेप करे, क्योंकि एक वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य को संचालित करने वाली संस्था के हाथों किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश संसद हो सकता था इसमें हस्तक्षेप करके उसे अपने नियंत्रण में ले लेती। अतः इसको भी, ऐसी संभावनाओं को भी खत्म करना था, इसलिए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रत्यक्ष तौर से शासन व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में स्थापित की गई थी, उसे लागू किया गया था, उसका बंगाल के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। पहला जो इसका दुष्परिणाम हुआ वह यह था कि पूरी तरह से प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई बंगाल में, क्योंकि उत्तरदायित्व को और शक्ति को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था सन्यासी विद्रोह, जिसने कि बंगाल की सरकार को बिल्कुल ही एक मजाक बना दिया था। न्यायिक शासन भी नाम का रह गया था, वह भी एक मजाक की तरह ही हो गया था। नवाब के पास कानून को लागू कराने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास उस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी थी। कंपनी के पास
शक्ति थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और संवेदनहीन था। अपने लालच के को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नर और जो काउंसिल के सदस्य थे वे लोग भी ईमानदार भारतीयों का चयन प्रशासनिक कार्य को करने के लिए नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर जो भारतीय नौकर थे कंपनी में, वे लोग भी अपने बंगाल के मालिक, कंपनी के जो मालिक थे उनका ही अनुसरण कर रहे थे और लोगों का शोषण करने में वे लोग भी शामिल हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से भी बंगाल में पूरी व्यवस्था चरमरा गई। बंगाल जो कि कभी भारत के लिए एक अन्न देने वाला राज्य हुआ करता था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। लैंड रेवेन्यू या भूकर, लैंड टैक्स को देने के लिए, वसूलने के लिए उसकी बोली लगाई जाने लगी, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था लैंड रेवेन्यू देने के लिए, उसको ही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य दिया जाने लगा। ऐसे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स आए, वे लोग जो खेतिहर मजदूर थे, खेती करने वाले किसान थे, उनका शोषण तरह तरह से किया करते थे। उनका, ऐसे लोगों का कोई अस्थाई दिलचस्पी कृषि कार्य में नहीं था। नतीजा यह हुआ कि बंगाल का किसान ऊंचे दर पर कर निर्धारण की पीड़ा से पीड़ित होने लगा, और जो रेवेन्यू कलेक्शन था वह भी बड़ा ही कठोर था, और उन लोगों को जो सरकारी अधिकारी थे उनका भी शोषण उनको सहना पड़ रहा था। बहुत से किसान जंगल की ओर भाग गए और डकैतों के गैंग में सम्मिलित हो गए। यही जो आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा गई थी, वह एक बहुत बड़ा कारण था कि 1770 में बंगाल में अकाल आया। अकाल के दौरान भी जो लैंड रेवेन्यू था उसका कलेक्शन उसी कठोरता के साथ किया जाता था, जबकि कंपनी के जो नौकर थे वे लोग भी साधारण जनता की समस्याओं को और बढ़ा ही रहे थे, और वे लोग लाभ कमाने में ज़्यादा व्यस्त थे। तीसरा जो इसका दुष्परिणाम हुआ उसमें यह था कि ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्थात व्यापार और वाणिज्य का कार्य बिल्कुल ठप पड़ गया। कृषि में मंदी की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बंगाल का बिल्कुल ठप हो गया। कंपनी के जो नौकर थे वे लोग आंतरिक जो बंगाल का व्यापार था उस पर उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और वे भारतीय मर्चेंट को, भारतीय व्यापारी जो थे उनसे कम कीमत पर सामान बेच करके उनके अर्थात भारतीय व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात कर रहे थे स्थानीय बाजारों में। क्लाइव ने खुद ही जो विसंगतियां थीं उसका संदर्भ अब जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच दे रहा था, और उसने कहा कि कंपनी के मर्चेंट, कंपनी के जो व्यापारी थे वो व्यापारियों की तरह नहीं कार्य कर रहे थे, बल्कि एक सार्वभौम सत्ता की तरह काम कर रहे थे। चौथा, ड्यूअल गवर्नमेंट थी या द्वैत शासन प्रणाली की वजह से जो वीविंग इंडस्ट्री थी बंगाल की, उसको बहुत तगड़ा झटका लगा। सिल्क इंडस्ट्री को हतोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि वे अंग्रेजों के जो रेशम उद्योग था उसके साथ उनका कंपटीशन था। 1769 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक निर्देश बंगाल के सत्ता को दिया था, और वो कहा था कि बंगाल में कंपनी को कच्चा रेशम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि
सिल्क के कपड़े के ऊपर, सिल्क के कपड़े का प्रोडक्शन को डिस्करेज करना चाहिए। इस तरह का निर्देश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल की अथॉरिटी को दिया था। जो रेशम उद्योग में काम करने वाले थे उनको विवश किया गया कि वे कंपनी की फैक्ट्री में काम करें। कुछ वीवर्स ने, कुछ बुनकर ने अपने आप को इस तरह के अत्याचार से बचाने के लिए अपना अंगूठा काट दिया, लेकिन जिन लोगों ने अंगूठा नहीं काटा वे लोग कोड़े की मार से गुमास्ता के द्वारा उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर साइन करना पड़ा और उन्हें एडवांस दिया गया। और ऐसे जो वीवर बुनकर थे उनके ऊपर यह पाबंदी थी कि वे जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसे कंपनी को ही बेचेंगे। कभी कभी कुछ बुनकरों का हस्तांतरण एक व्यापारी से दूसरे व्यापारियों के पास कर दिया जाता था, मानो वे उनके गुलाम हों। इस तरह से अब बुनकर के लिए अपना जो पारंपरिक धंधा था उस पर कार्य करना लाभकारी नहीं था, और क्योंकि उससे जो लाभ उसे होता उस श्रम का उसे लाभ नहीं मिल रहा था। आंतरिक व्यापार पर एक अधिकार करने के बाद कंपनी के जो नौकर थे उन लोगों ने जो कच्चा माल था कॉटन और सिल्क से संबंधित उसके दामों को बढ़ाने का, उसमें वृद्धि करने का कार्य किया, जिससे कि भारतीय उत्पादक के पास ये कच्चा माल जो है उनके पहुंच से बाहर हो गया। जो आर्टिजान्स थे वे लोग भी अपना जो पारंपरिक जो कार्य था उसको अब लाभकारी नहीं पा रहे थे और वे ऐसे कार्यों को छोड़ करके फिर से कृषि की ओर झुक रहे थे। इस तरह से भारतीय उद्योग के ऊपर द्वैध शासन प्रणाली का विपरीत प्रभाव पड़ा, या कहें कि कुप्रभाव पड़ा। इसके साथ ही अंत में यह कहना पड़ेगा कि द्वैध शासन के कारण बंगाल के समाज में मोरल डिग्रेडेशन की प्रवृत्ति व्याप्त हो गई। किसानों को यह लगा कि जितना वो मेहनत करेगा उतना ही उसका शोषण होगा, क्योंकि उतना ही उसे कर के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा। और उसी प्रकार बुनकर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितना वो मेहनत करता उतना ही उसे कंपनी को अपना उत्पाद उसे बेचना पड़ता। इस तरह से हम देखते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इस्टेब्लिश की थी, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को डाइवोर्स करता था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो हितकर साबित हुई, लेकिन भारतीयों के लिए, खास करके बंगाल के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह से दुष्परिणामों से भरी पड़ी थी। और भारत और बंगाल का आर्थिक शोषण जो एक तरह से ये ट्रेलर था, यह इस तरह का शोषण अब अन्य राज्यों में भी होना था। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार उन राज्यों में होगा, यह हम आगे चल करके देखेंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।